हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? मैं आपका दोस्त एमआरसीबी प्रजापति। और आज हम जूनोटिक डिसीज जो मैंने इमर्जिंग री इमर्जिंग ऑक्यूपेशनल जूनोसिस डिसीज के बारे में मैंने थ्योरी लेक्चर ले लिया था। बस जो टाइम था वो बहुत कम बचा हुआ था, इसलिए मैं 50 क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस नहीं करवा पाया था। वही हम 50 क्वेश्चन क्या करेंगे, प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आपको भी अ, बने रहना है, खूब मेहनत करना है ना? जीवन में बस एक ही चीज़ है कि आप मेहनत करके अपने आप को बेहतर बना लें, है ना? सही टाइम पे। बाकी बाद में जब मम्मी-पापा को हम कोई चीज़ का अनुभव ही अच्छा ना करा पाएँ, है ना? जो वो चाहते हैं वो हम ना करा पाएँ, तो फिर जीने का मतलब भी क्या है ना? तो कन्याओं के लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बस ये है कि लड़के थोड़ा-सा सँभल लें। है ना? चलिए बात करते हैं ज़ूनोटिक डिसीज़ के बारे में, है ना? आपको बुरा लग रहा हो तो आप एक कान से सुन कर के दूसरे कान से निकाल सकते हैं, है ना? तो ज़ूनोटिक डिसीज़ में हम 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है पुनः उभरते यानी री-इमर्जिंग, इमर्जिंग एंड ऑक्यूपेशनल डिसीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन है ना? इम्पोर्टेंट है और आपके मानसिक क्षमता को भी चेक करने वाले 3, 4, 5 क्वेश्चन होंगे। 5-6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको फील्ड में जाकर के कहीं न कहीं देखने को मिलेंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके डायरेक्ट एग्ज़ाम में आने वाले होंगे। तो आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन को देखना है और मैं यही प्रयास करता हूँ कि हमें ना रटना है बल्कि हमें कोई न कोई चीज़ को समझ करके चलना है जिससे कि हमारा बेहतर प्रोग्रेस हो सके। जूनोटिक रोग मुख्य रूप से किससे फैलता है? केवल पौधों से, जानवरों से या इंसानों से, आनुवांशिक विकारों से या केवल दूषित हवाओं से? तो आपको मैं बताया था जूनोटिक रोग देखा जाए तो जानवरों से इंसानों में फैलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कितने प्रतिशत नए संक्रामक रोग जूनोटिक रोग होते हैं? है ना? तो 75% आपको यह थ्योरी में कराया गया था। चलिए बात करते हैं कि एंथ्रेक्स किस प्रकार का रोगजनक है ना? किस प्रकार का रोगजनक होता है, पैथोजन होता है, तो यह बैक्टीरियल देखा जाए तो रोगजनक होता है, जो कि क्या कराता है, एंथ्रेक्स कराता है, जिसे हम क्या कहते हैं मेरे मित्रों, बैसिलस एंथ्रेसिस कहते हैं। रेबीज वायरस मुख्य रूप से किसके काटने से फैलता है? तो क्या मच्छर से, सुअर से, पक्षी से या कुत्ता और जंगली जानवर से? तो कुत्ता और जंगली जानवर से क्या होता है, फैलता है। क्यों? क्योंकि इनके लार का जो पीएच होता है ना, तो जो लाइसा वायरस होता है, उसके सर्वाइवल के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्या? इनका लार, है ना लार। तो इनके मुख में रहता है, ज़्यादातर देखा जाए तो कुत्ता और जंगली जानवर में ज़्यादातर देखने को मिलता है और यदि ये काट दें, है ना? और यदि एक्टिवेट है ना? तो आपको हो सकता है। निपाह वायरस का प्राकृतिक संवाहक नेचुरल रिजर्वायर कौन है ना? तो चूहा है, सुअर है या गाय है या फल खाने वाला चमगादड़ है? तो बता दें फल खाने वाला चमगादड़ ही निपाह वायरस का प्राकृतिक संवाहक होता है। प्राकृतिक संवाहक का मतलब नेचुरल रिजर्वायर का मतलब क्या होता है कि इसमें जो चमगादड़ है, इसके अंदर बिना लक्षण दिखाए, बिना बीमार किए हुए इसके अंदर रहेगा, है ना? इसके अंदर रहेगा। और जैसे ही ये चमगादड़ किसी फल को खाया या फिर और कुछ किया, तो उस फल में क्या हो जाएगा ट्रांसफ़र और जब हम खाएँगे तो हम क्या हो जाएँगे? बीमार हो जाएँगे। तो ये सरल भाषा से मैंने समझाने का प्रयास किया है। ब्रुसेलोसिस को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? रैबिट फीवर, पैरोट फीवर, ब्लैक डेथ या माल्ट फीवर या एंडुलेंट फीवर जिसे हम कहते हैं माल्टा फीवर को, तो माल्टा फीवर, एंडुलेंट फीवर के नाम से भी जाना जाता है। मैंने आपको बताया था थ्योरी क्लास में कि एंडुलेंट फीवर का मतलब ऐसा कि उतार-चढ़ाव वाली बुखार। आज आई फिर गई, फिर आई, फिर गई, फिर आई, फिर गई, है ना? चढ़ा फिर उतरा, यही क्या कहलाता है? एंड्यूलेंट फीवर कहलाता है ना? लेप्टोस्पाइरोसिस मुख्य रूप से किसके संपर्क से फैलता है? तो पक्षियों के बीट से, पक्षियों के बीट का मतलब क्या होता है? जो वो एक्सक्रीट करती हैं, क्या करती हैं? एक्सक्रीट करती हैं, है ना? तो वो क्या हो गई पक्षी के बीट हो गए, मच्छरों का काटना हुआ या चूहा, मवेशी का दूषित मूत्र या दूषित हवा। तो मित्रों मैं बता दूँ लेप्टोस्पाइरोसिस यह देखा जाए तो चूहों और मवेशियों के दूषित मूत्र मल से फैलता है। एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 मुख्य रूप से किसको प्रभावित करता है? तो मुर्गियों एवं पक्षियों को क्या करता है? प्रभावित करता है। क्या जलीय जीवों को करेगा? नहीं करेगा। एवियन का मतलब ही क्या होता है? पक्षी, पक्षी से रिलेटेड होगा। तो मुर्गी और पक्षी से आपको याद कर लेना है, क्या कर लेना है? याद के लिए खूब मेहनत करना है, खूब ही मेहनत करना है। जब हमारी खूब मेहनत करने से हमारे घर की परिस्थितियाँ चेंज हो सकती हैं, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम मेहनत करें? हाँ, करेंगे ना? अपने मम्मी-पापा से डेली बात कर लिया करें। मैं भी आप ही की जैसे था, देखा जाए तो मैं, है ना? बट मेरे को समझ आया कि नहीं, अपने मम्मी-पापा से बढ़ के कोई नहीं। है ना? और उनके लिए यदि जान भी देना पड़े ना तो अपन दे देंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें पाला-पोसा बड़ा किया और मैं इस काबिल बना जो ना वो सिर्फ़ अपने मम्मी के कारण, अपने पापा के कारण, अपने अंकल जी के कारण मैंने बना है ना? अपने गुरुओं की सहायता के कारण मैंने बना है।
तो जो भी मैं हूँ, सब उन्हीं की देन है, ईश्वर की देन है, इसलिए आप ईश्वर पे भी भरोसा रखा करें और उन पर भी भरोसा करके खूब मेहनत किया करें। कभी भी टेंशन हुआ करे, मेरे से बताया करें, आपका भाई है ना, कोई नहीं सुनेगी संसार का व्यक्ति, मैं सुनूँगा। क्यों? क्योंकि मैं उन चीज़ों से झेल कर के आगे बढ़ा हूँ, झेल कर के आया हूँ। कभी भी टेंशन हो कि भैया मेरे को ये लग रहा है, वो लग रहा है, मैं घर की हर एक परिस्थिति को झेल के यहाँ बैठा हुआ हूँ, है ना? तो टेंशन नहीं लेने का जीवन में, खूब मेहनत करने का। हो गया तो बढ़िया है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, फिर से मेहनत करेंगे, है ना? तो वन हेल्थ दृष्टिकोण मैंने बताया कि वन हेल्थ दृष्टिकोण में हम हमेशा मानव, पशु और पर्यावरण स्वस्थ समन्वय को ध्यान में रखते हुए वर्क करते हैं। व्यावसायिक ज़ूनोटिक क्या होता है? देखिए ऑक्यूपेशनल ज़ूनोटिक से आ गया क्वेश्चन कि व्यावसायिक ज़ूनोटिक रोग से सबसे अधिक कौन प्रभावित होता है? तो पशु चिकित्सक और किसान हो सकते हैं। क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा, बैंक कर्मचारी होगा या शिक्षक होगा? नहीं होगा ना भैया। है ना? पशु चिकित्सक है, जैसे मान लीजिए एविएटर्स जहाँ हम काटते हैं, है ना? जानवरों को स्लॉटिंग हाउस पे, है ना? वहाँ यदि पशु चिकित्सक वर्क कर रहे हैं, वहाँ के जो वर्कर वर्क कर रहे हैं, तो आखिर ये किसमें आया? व्यावसायिक में आया। तो वहाँ विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ फैल सकती हैं, है ना? जो किसान होते हैं, किसान देखा जाए तो विभिन्न प्रकार के जो भी अ पालन कर रहे हैं, तो वहाँ विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ फैलती हैं, वहाँ से हो सकता है। चलिए बात करते हैं जो क्यू फीवर होता है, क्यू फीवर कारक है, पॉज़िटिव एजेंट जो होता है, क्यू फीवर का पॉज़िटिव एजेंट क्या होता है? कोक्जिला बर्नेटी होता है। क्या होता है? कोक्जिला बर्नेटी होता है। बैसिलस एंथ्रेसिस क्या होता है? तो यह एंथ्रेक्स कराता है। एंथ्रेक्स को मैं बताया कि कभी भी एंथ्रेक्स से यदि एंथ्रेक्स को पहचानें कैसे आप फील्ड में जाकर के? तो जैसे मान लीजिए कोई भी जानवर की मृत्यु हुआ होगा, तो जो उसके प्राकृतिक छिद्र होते हैं, वहाँ से कहीं न कहीं ब्लैक कलर का या फिर बदबूदार देखा जाए तो उसके प्राकृतिक छिद्रों से वो निकलेगा, क्या निकलेगा? ब्लड निकलेगा। है ना? तो ऐसे ऐसे केसेस से हमें बचना है और पोस्टमार्टम नहीं करना। क्यों? क्योंकि यह स्पोरुलिएंट वाला क्या होता है बैक्टीरिया होता है और कहीं न कहीं स्पोर बनाता है और हम यदि साँस लिए या फिर हमारे टच में आया, तो हमें क्या कर सकता है? बीमार कर सकता है ना? रेबीज लाइसा वायरस इससे रेबीज होता है, मैंने आपको बताया था। इसका वैक्सीनेशन शेड्यूल 03/7/14/28 होता है ना? तो आपको क्या करना है? याद करना है। लेप्टोस्पाइरा इंटेरोगेनस है ना? तो ये क्या नहीं, हम बात करते हैं क्यू फीवर की, तो क्यू फीवर का पॉज़िटिव एजेंट क्या होता है? कोक्जिला बर्नेटी होता है। टॉक्सोप्लाज़्मोसिस का मुख्य अंतिम मेज़बान डेफिनिटिव होस्ट कौन होता है ना? डेफिनिटिव होस्ट यानी अंतिम होस्ट। अब क्या होगा कि अब इसके आगे जो बीमारी है, वह स्प्रेड नहीं होगी, यानी वो फैलेगी नहीं। अब अब उसका लास्ट स्टेज है, अब उसका लास्ट होस्ट है, या फिर वो होस्ट मरेगा या फिर जो हमारा ये जो पॉज़िटिव एजेंट है, वो समाप्त होगा, है ना? तो डेफिनिटिव होस्ट यानी अंतिम होस्ट, इसके अलावा उसका कोई होस्ट नहीं। इसका मतलब इस बीमारी का जो पॉज़िटिव एजेंट है, उसका साइकिल कहीं न कहीं कंप्लीट होगा, तो यह बिल्ली में होता है ना? तो बिल्ली क्या होता है? टॉक्सोप्लाज़्मोसिस का यह अंतिम होस्ट होता है। चलिए बात करते हैं स्वाइन फ्लू H1N1 H1N1 है ना? स्वाइन फ्लू इसे याद रखना H1N1 का मुख्य वाहक पशु कौन-सा है? तो सूअर है। क्या है? सूअर है। आपको चारों जब आप ऑप्शन को पढ़ेंगे और जब करेंगे तो आपको कहीं न कहीं समझ आएगा। स्वाइन का मतलब क्या होता है? सूअर होता है, पिग होता है। हुँ? तो ऐसा फ्लू जो सुअरों में हो रहा हो, है ना? तो वाहक पशु कौन है? कौन-सा है? तो पशु सुअर है। प्लेग की बात करते हैं, तो प्लेग बीमारी किसके द्वारा फैलती है? तो किसके द्वारा फैलेगी मेरे मित्रों? तो यह फैलेगी अपना अ दूषित जल द्वारा या पिस्सुओं चूहों द्वारा, संक्रमित वायु द्वारा या दूषित जल द्वारा, है ना? तो आपको मैंने इसका आंसर इसलिए नहीं दिया क्योंकि आपको इसे रिसर्च करना है और रिसर्च करने के बाद आपको क्या करना है, प्रश्न क्रमांक 14 का आंसर लिखना है किसमें कमेंट में। मुझे भी लगे कि आप मेहनत कर रहे हैं और मेरे साथ चलिए बात करते हैं रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुईस पास्चर ने की थी। बॉल हैंडेड डिसीज़ किसका दूसरा नाम है? तो एंथ्रेक्स का दूसरा नाम है यानी कि वूल सॉर्टर डिसीज़, वूल हाइड डिसीज़, है ना? तो आपको क्या करना है, याद रखना है। हाइड्रोफोबिया किस बीमारी का मुख्य लक्षण है? तो रेबीज। हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या होता है? हाइड्रो से डर लगना यानी कि पानी से डर लगना, यानी कि पानी पिलाएँ यदि तो अब तो क्या होगा, वह पी नहीं पाएगा, उससे डरेगा, है ना? तो अब देखो क्या होता है कि ये जो ये देखा जाए तो हमारी जो मांसपेशियाँ हैं, है ना? इनमें क्या होने लगती है, ऐंठन होने लगती है। जब पियोगे तो दर्द देगा, इसलिए कहीं न कहीं उसका जबड़ा भी नहीं खुल पाता और वो दर्द से कराहता है। ब्रुसेलोसिस संक्रमण का मुख्य लक्षण पशुओं में क्या होता है? तो गर्भपात एबॉर्शन हो जाता है ना? और लास्ट तिमाही पे निम्नलिखित में से कौन सारी इमर्जिंग पुनः उभरता ज़ूनोटिक रोग है? तो रेबीज और लेप्टोस्पाइरोसिस यह पुनः उभरता ज़ूनोटिक डिसीज़ है ना? तो कसाई खाने एबॉर्टर में कर्मचारियों को कौन-सा व्यावसायिक खतरा अधिक होता है ना? तो कसाई खाने जो होते हैं, जहाँ हम पशुओं को हलाल करते हैं, काटते हैं, तो वहाँ जो कर्मचारी वर्क कर रहे हैं, है ना? उनमें देखा अब देखो वर्कर कहाँ कार्य करेंगे? व्यावसायिक खानों पे करेंगे, व्यावसायिक कारखानों पे करेंगे, है ना? तो वहाँ एंथ्रेक्स और साल्मोनेलोसिस का खतरा बढ़ता है।
आई बात समझ में? बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफलाइटिस है ना, बीएसई को आम तौर पर क्या कहा जाता है? तो मैड काउ डिसीज़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैड काउ डिसीज़ कहा जाता है। क्रोमियन कांगो हेमोरेजिक फीवर सीसीएचएफ आपको फुल फॉर्म भी याद करना है, कहीं न कहीं एग्ज़ाम में आ सकता है। तो किलनी और टिक्स हाइलोमा के कारण क्या होता है? क्रीमियन कांगो हेमोरेजिक फीवर फैलता है। चलिए बात करते हैं जापानी एन्सेफेलाइटिस जेई का मुख्य वेक्टर कौन-सा है? तो मच्छर देखा जाए तो क्यूलेक्स मच्छर होता है। अब देखिए मॉस्किटोज़ को हम क्या कहते हैं? मच्छर कहते हैं और मच्छर की विभिन्न प्रजातियाँ होती हैं। उन्हीं प्रजातियों में से क्यूलेक्स मॉस्किटो देखा जाए तो जापानी एन्सेफेलाइटिस कराने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या एडीज इजिप्टी कराता है? नहीं कराता। एनोफिलीज़, एनोफिलीज़ 2 कराता है। क्या कराता है एनोफिलीज़? आपको याद रखना है, हमारा प्लाज्मोडियम के द्वारा फैलने वाली बीमारी मलेरिया को क्या कराता है? रोग कराता है ना? तो जापानी एन्सेफेलाइटिस वायरस का मुख्य प्रवर्धक है एम्पाइलोफाइक होस्ट कौन-सा है? तो सूअर है ना? तो आपको क्या करना है, याद रखना है। साल्मोनेलोसिस मुख्य रूप से किस खाद्य पदार्थ के सेवन से फैलता है? तो अधपका मांस हो यदि, है ना? अधपका मांस हो, अब देखो मांस को भी हमें कब तक बॉयल करना है जब तक कड़क ना हो जाए, है ना? आप मुर्गा खा रहे हो, है ना? तो अब यदि आप चिकन खा रहे हो तो बोलते हैं, "अरे नहीं, थोड़ी कड़क माल हो जाने दो यार, इसके बाद उतारना।" है ना? तो आपको यही चीज़ें याद रखना है कि उसका टेम्परेचर याद रखना है कि आखिर मांस का बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, अंडे का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाना चाहिए और यदि दूषित दूध है, तो उसका क्या होना चाहिए, है ना? तो अंडे और दूषित दूध से भी साल्मोनेलोसिस फैलता है। टीबी की बात करते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, है ना? तो इसका स्ट्रेन से, है ना, यानी कि यह किस स्ट्रेन से मवेशियों से इंसानों में ज़ूनोटिक संक्रमण से होता है, तो माइकोबैक्टीरियम बोविस से होता है ना? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से क्या होता है, ह्यूमन में होता है, माइकोबैक्टीरियम बोविस से मवेशियों में होता है ना? माइकोबैक्टीरियम एवियम से होता है किसमें, एवियन यानी पक्षियों में होता है और माइकोबैक्टीरियम लेप्राe तो इसे भी क्या करना है आपको, कमेंट करना है और आपको बताना है कि आखिर ये लेप्राe से क्या होता है ना? गिलियन-बेरे सिंड्रोम किस जीवाणु संक्रमण से जुड़ा हो सकता है? तो कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी से, है ना? कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी से, तो ये क्या करना है, याद रखना है ना? फिर बात करते हैं पैरट फीवर, है ना? पैरट फीवर मुख्य रूप से किन पक्षियों से मनुष्यों में फैलती है? तो तोता और अन्य पालतू पक्षी, है ना? तोता और अन्य यानी कि पालतू पक्षियों से ही फैलेगा जी जो हम पालते हैं, है ना? तो ये क्या करना है, आपको याद रखना है। हाइडाटाइडिस, है ना? हाइडाटाइडिस डिसीज़ का मुख्य परजीवी कौन-सा है? तो इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस है। हाइडाटाइडिस सिस्ट, है ना? मानव शरीर में सबसे अधिक किस अंग को प्रभावित करता है? तो लीवर और फेफड़े को प्रभावित करेगा। फिर बात करते हैं चिकनगुनिया वायरस मुख्य रूप से किसके काटने से फैलता है? तो एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। एबोला वायरस ईवीडी की उत्पत्ति प्राकृतिक रूप से किससे मानी जाती है? तो फल खाने वाले चमगादड़ यानी फ्रूट बैट से फैलती है ना? फिर बात करते हैं जीका वायरस। जीका वायरस का मुख्य वाहक कौन-सा है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि जीका वायरस का मुख्य वाहक कौन-सा है? कौन-सा कीट है? तो एडीज मॉस्क्यूटो है। क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेन्स, है ना? क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेन्स का मुख्य कारक कौन-सा है? कौन-सा परजीवी से होने वाली ये बीमारी है? तो कौन-सा कारक है? तो एन्साइलोस्टोमा ब्राज़िलिनेस हुक-बॉम है। कौन है ये? हुक-बॉम है। ट्राइचेनोसिस है ना? ट्राइकोनोसिस कह सकते हो। तो संक्रमण मुख्य रूप से किस पशु का अधपका मांस खाने से होता है? तो सुअर, है ना? सुअर के मांस को हम क्या कहते हैं? पोर्क कहते हैं। गाय के बीफ यानी कि बीफ कहते हैं और देखा जाए तो भैंस का कारा बीफ, है ना? मुर्गी का चिकन और मछली का फिश मीट कहते हैं, है ना? स्वाइन पॉक्स और मंकी पॉक्स किस प्रकार के वायरस जनित रोग हैं? तो ज़ूनोटिक पॉक्स वायरस जनित रोग हैं, है ना? मंकी पॉक्स का पहला मानव मामला किस वर्ष दर्ज किया गया था? तो 1970 में, यानी कि मंकी पॉक्स सर्वप्रथम मानव में कब हुआ था? तो 1970 में। लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेन्स संक्रमण का मुख्य स्रोत कौन-सा है ना? तो अनपास्चुराइज्ड दूध यदि पीते हैं और डेयरी उत्पाद खाते हैं। येलो फीवर होता है एडीज एजिप्टी मच्छर से, है ना? हंता वायरस संक्रमण मुख्य रूप से किसके संपर्क से फैलता है? तो जंगली चूहा की लार और मूत्र एवं मल से फैलेगा, ठीक है? लाइम रोग क्या होता है? तो लाइम रोग मुख्य रूप से किसके काटने से फैलता है? तो ब्लैक लेग्ड टिक्स के काटने से फैलता है। अब देखिए हम पैरासिटोलॉजी भी इसमें खतरनाक लेवल की देखा जाती है। यदि आप पैरासिटोलॉजी अच्छे से पढ़ते हो, तो कहीं न कहीं ये जो टिक्स हैं, ये जो मच्छर हैं, इनकी भी प्रजातियाँ आपको पढ़ने को मिलेगी। लेकिन हमारे सिलेबस में इतना भी खास नहीं है, तो आप तो यहीं से याद रख लें। वेस्ट नाइल वायरस का मुख्य संवाहक कौन है? तो क्यूलेक्स मच्छर है। रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर का कारक क्या है? तो रिकेट्सिया रिकेट्सी है ना? बात करते हैं कैट स्क्रैट डिसीज किस बैक्टीरिया के कारण होती है? तो बार्टोनेला हैंसेल है ना? बार्टोनेला है ना? तो आपको क्या करना है, याद रखना है। नाम लेते आए ना आए लेकिन याद तो रखना है ना? चलिए बात करते हैं कुत्ता या बिल्ली के काटने के घाव से होने वाला संक्रमण में सामान्यतः कौन-सा जीवाणु पाया जाता है? तो पार्सुरेला
मल्टोसिडा पाया जाता है। निम्न में से कौन-सा परजीवी जनित ज़ूनोटिक रोग है? तो टॉक्सोप्लाज़्मोसिस है। पशुओं से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारी को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो पशु टीकाकरण और स्वच्छता यानी हम हाइजीन अपनाएँ, तो क्या होता है फैलने से रोका जा सकता है। आर्बोवाइसीज़ मुख्य रूप से किसके द्वारा प्रसारित होता है? तो आर्थ्रोपोडा बैक्टीरिया मछली कहते हैं मच्छर और किलनी के कारण फैलता है ना? मवेशियों में फुट एंड माउथ डिसीज़ एफएमडी का मनुष्य में एक सामान्य ज़ूनोटिक खतरा होता है क्या? तो नहीं, क्योंकि यह मनुष्यों में अत्यंत दुर्लभ है, फैलने के ना ही बराबर है ना? खुर वाले जानवरों में एफएमडी देखा जाए ज़्यादातर देखने को मिलता है। हम क्या खुर पाए जाते हैं, हमारे नहीं पाए जाते। ज़ूनोटिक रोगों के अध्ययन और नियंत्रण के लिए किस संस्थान की प्रमुख भूमिका होती है? तो तो मैंने आपको बता दिया, थोड़ा समझ लेने के लिए क्वेश्चन है। आईसीएआर, आईवीआरआई, डब्ल्यूएचओ, एएफओ, एफएओ, डब्ल्यूओ या वेट विजन इंस्टीट्यूट तो है ना? तो कोई दिक्कत नहीं, आपको मौज करते रहना है जीवन में, है ना? वेट विजन इंस्टीट्यूट हटा के बाकी वो सब करते हैं, है ना? तो बस आपके लिए ही वेट विजन इंस्टीट्यूट है और आपको बस हमारा साथ देते रहना है, मस्त मेहनत करते रहना है ना? अपने साथ-साथ अपने मम्मी-पापा को भी बेहतर से बेहतर दिन दिखाने का प्रयास करना है, ये नहीं कि हम यहाँ आए हुए हैं और मौज-मस्ती पे लगे हुए हैं, है ना? दिन-प्रतिदिन बदल रहे हैं, है ना? ब्रह्मचर्य का पालन तो ये सब चीज़ें छोड़ना है मेरे मित्रों, लगे रहना है, प्रयास करते रहना है ना? क्योंकि जब चल पड़े हो तो मंजिल मिल ही जाएगी, है ना? तो आपको बस लगे रहना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ऐसे ही पेड विज़न इंस्टीट्यूट के साथ बने रहें।